नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की तरफ से आज फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं और आज हमारे मेहमान हैं दीक्षा त्रिपाठी, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने हुनर से, अपने काम से लोगों का दिल जीता है और कथक में अपना नाम कमाया है और लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात कथक नृत्यांगना दीक्षा त्रिपाठी से करवाने वाले हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। बस दीक्षा जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। तो इस पैंडेमिक टाइम को आप कैसे गुजार रही हैं? कैसे आपने मतलब जब हम सारे लोग घर में बंद हैं, तो आपने अपनी परफॉर्मेंस को लेके कैसे काम किया? क्या किया अपने आर्ट के लिए? है ना? क्योंकि अभी तो ज़्यादा समय था हम सबके पास काम करने के लिए। जी, जी, तो बिल्कुल। आपने कैसे अपना समय व्यतीत किया? मैं सही बताऊँ तो वैसे ये टाइम बहुत अच्छा है, एक तरीके से। मतलब अच्छा है भी और नहीं भी है। क्योंकि एक तो हम सारा देश इस अजीब-सी सिचुएशन से लड़ रहा है और थोड़ा डिप्रेशन भी हो जाता है कभी-कभी। लेकिन फिर भी हम लकी हैं कि हम एक आर्टिस्ट के राह पर चल रहे हैं, आर्टिस्ट बनने की राह पर। तो मैं अभी अपने काम पर फ़ोकस कर रही हूँ, जो चीज़ें मैं नहीं कर पाती थी, जो मुझे रेगुलर लाइफ़ में नहीं टाइम मिलता था, वो अब कर पा रही हूँ। जैसे कि मैं अपने डांस पर ध्यान देती हूँ, अपना रेगुलर रूटीन बना रखा है मैंने, उसके साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। तो सुबह से मेरा शेड्यूल होता है, मैं रोज़ योगा करती हूँ, अपने आप को मोटिवेट करती हूँ ताकि अच्छा-सा दिन बिता सकूँ सारा और एक पॉज़िटिव थॉट रहे सारा दिन के लिए और एक घर में भी मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे ज़रिए ही सही पर एक पॉज़िटिव थॉट रहे घर में। किसी को भी ये एहसास ना हो कि काम किसी का रुका हुआ है या चल रहा है या जैसे भी चल रहा है। बाकी सब लोग अपना-अपना काम में व्यस्त रहते हैं तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि सिर्फ पढ़ाई करने के लिए भी टाइम मिल जाता है और अपने बारे में थोड़ा जानने को, खुद को और ज़्यादा समझने को, डांस को समझने के लिए टाइम मिलता है। तो अभी सारा दिन फिलहाल तो यही करती हूँ। बहुत बढ़िया। मतलब जैसे लोग कहते हैं कि खाली समय है, तो मतलब इस समय आपको खाली समय कम मिला, अपने ऊपर सोचने के लिए, अपने ऊपर विचार करने के लिए समय ज़्यादा मिला, अपने काम पे ध्यान देने के लिए। ये हम जी, जब अकेले होते हैं तो ज़्यादा अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर फ़ोकस कर पाते हैं। तो एक्चुअली ये जी, फ़ोकस जी। करने का टाइम मिल गया कि अपने ऊपर मनन करें, चिंतन करें, सोचें। तो इसी में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बड़ी जिज्ञासा है कि आपने कथक कैसे शुरू किया? कहाँ से शुरू किया? किस तरह से आप कथक से जुड़ी? और वो क्या मतलब क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कथक से जुड़ने के लिए? अ, सही मायने में तो मैंने अपने घर से ही शुरुआत करी है। मैंने अपने मेरे पहले गुरु मेरे खुद भाई भाई ही रहे हैं, धीरेन्द्र तिवारी जी। उन्हीं उन्हीं ने मुझे पैर रखना सिखाया, ताव मारना उन्हीं ने सिखाया। तो घर में उनको देखती थी डांस करते हुए तो अच्छा लगता था। बचपन में तो इतनी समझ नहीं थी, तो कभी-कभी वो ज़बरदस्ती भी छोटे बच्चे को कभी-कभार हमें कराना पड़ता है कि नहीं आपको करना है, आपको करना है। तो कभी-कभी तो गुस्सा भी आता था कि क्या मुझे ये लोग रोज़ कराते रहते हैं। लेकिन अब मुझे उसमें सही मायने समझ में आते हैं कि अब ऐसा लगता है कि शायद उस टाइम पे और ज़्यादा अच्छे से कर लेना चाहिए था मुझे। बट शुरुआत इसी तरीके से हुई घर से। उनको देखते थे कि अगर थोड़ा-सा ये डांस करती है या क्योंकि उनको देखकर काफ़ी इंटरेस्ट रहता था उनमें ना कि डांस करते हुए देखती थी तो वो सिखाते थे फिर मुझे। तो जर्नी तो यहीं से शुरुआत हुई। फिर आफ्टर 12th मैं दिल्ली चली गई तो केंद्र से गुरुजी के पास सीखा। राजेंद्र नंदानी जी गुरुजी के पास सीखा। तो इस तरीके से मेरी वो जो ट्रेनिंग है ना वो आगे चलती चली जा रही है। और अभी मैं अदिति मंगल दास दृष्टिकोण डांस फाउंडेशन में अभी रेपेट्री मेंबर के तौर पर भी काम कर रही हूँ। तो ये जो ट्रेनिंग का दौर है ना वो मेरा अभी तक हमेशा ही चलता रहेगा।
तो इस तरीके से शुरुआत यहाँ से हुई थी कि मेरा घर से भैया को देखा, उनसे सीखा, उनसे इंस्पायर होती थी कि कैसे करना है या क्या करना है। एक गाइडेंस उन्हीं के ज़रिए मिला मुझे, क्योंकि इसके अलावा और कोई मतलब हमारी फैमिली म्यूज़िक नहीं रही है, कोई और नहीं रहा है इस फील्ड में। तो जो भी कुछ था मैं उन्हीं को देखकर सीखती थी और समझ में आता था। मतलब अच्छी जर्नी। देखने से शुरुआत हुई सीखने की, है जी, ना? कि मतलब बिल्कुल। देखते देखते मन बन गया सीखने का। तो मतलब कभी ये नहीं सोचा कि मतलब मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना? ये भी तो ख्याल आता है ना कि मतलब एक समय तक। कब मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं मुझे कथक करना है, मतलब मुझे कथक को आगे ले जाना है, इस दिशा में काम करना है? क्या ऐसा भी रहा हो कि मतलब नहीं कभी बदलता रहा मामला कि नहीं मुझे इधर जाना है या इधर जाना है, या शुरू से बिल्कुल क्लियर था कि मतलब मुझे इसी दिशा में जाना है? नहीं, शुरू से तो बिल्कुल क्लियर नहीं था। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मैं बचपन में ज़बरदस्ती डांस करती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा कथक करना कम पसंद था। ऑनेस्टी से बता रही हूँ मैं अपनी ऑनेस्टी, नहीं, नहीं, क्योंकि मुझे ऑनेस्टी से बात ना तो होनी कभी चाहिए, मैंने क्योंकि हर ना किसी की मैंने शुरुआत कभी ऐसे ही होती है। बिल्कुल, ना मैंने कभी देखा था कि सारंगी पे नगमा क्या होता है या तबला कैसे बजता है, कभी देखा ही नहीं था क्योंकि म्यूज़िकल फैमिली रही नहीं है, बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा, तो समझ भी नहीं थी उस चीज़ की। बस ये है कि हाँ, डांस करते देखते हैं तो ये नहीं करना, तो बॉलीवुड का बहुत लगता था। छोटे बच्चों में तो होता ही है कि आप मैं उनसे बोलती थी, "आप मुझे गानों पे क्यों नहीं डांस सिखाते? ये ऐसे क्यों ये क्यों कराते रहते हो? ताते देता, ताते देता।" तो कभी-कभी गुस्सा भी हो जाती थी। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये है कि अ, सही उसके बाद जब थोड़ी-थोड़ी बड़ी होने लगी समझती तो थी, लेकिन मुझे फुटबॉल का बहुत क्रेज़ था अपने स्कूल टाइम में। मतलब मेरा मन था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ आगे। फिर लेकिन वो हर होता है एक दौर के थोड़े-थोड़े टाइम के बाद माइंड चेंज होने लगता है। एक एज के साथ बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं। फिर आफ्टर 12th मुझे लगा मैं कुछ एक बार गुरुजी से मिलने गई थी दिल्ली अ, अपने 12th के एग्ज़ाम देने के बाद। तो वहाँ जब सबको देखा करते हुए थे अच्छे से, फिर गुरुजी से मिली, उनके पास वहाँ कुछ दिन रुक कर आई। तो उसके बाद फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं और कुछ मतलब कोई और फ़ील्ड चुनूँ। 12th के बाद ज़ाहिर-सी बात है मुझे और कुछ चुनना था, मैं साइंस साइड की स्टूडेंट रही हूँ 12th हुँ, तक। लेकिन हुँ, मतलब आर्ट लाइन से लेना देना देना कुछ भी नहीं था मेरा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सही 12th बात है। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि आपको एक चस्का-सा लग जाता है, वो वो वही हुआ मेरे साथ कि आप मुझे आदत हो गई उसकी कि नहीं मुझे अब यही करना है। मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि मुझे किसी और फ़ील्ड में जाना भी है। थोड़ी लड़ाई भी कर ली घरवालों से, तो उनको भी लगता था कि बहुत मेहनत का काम है, तुम कैसे करोगी? लेकिन थी ज़िद पर एक करना था कि एक तब तो और ज़िद बन गई जब कोई आपको रोकता है तो और ज़िद बन जाती है कि नहीं अब तो मुझे ये काम करना ही है। तो इस तरीके से फिर जब मैं करने लगी तो फिर अब मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अपना जो मुझे पसंदीदा काम था मैंने वो चुना और इसमें मेरा दिल खुश रहे, आत्मा खुश रहे, वो मुझे लगता है वही करना चाहिए। तो लेकिन शुरुआत तो बड़ी डामाडोल सी थी, लेकिन अभी फिलहाल अच्छा है। नहीं, 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 सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है डामाडोल से। मतलब हम सब कहीं न कहीं से प्रभावित होते हैं। ये होता ही है कि अगर मैं कहूँ थिएटर में मैं आया तो मुझे भी फ़िल्में देख के लोग अच्छे लगते थे, मन करता था शाहरुख खान जैसे चीज़ें करें। तो हम कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं और धीरे-धीरे हमें दिशा मिलती चली जाती होती है ना? चली जाती है। कि जैसे फुटबॉल से बड़ा प्यार था, है ना? तो वो हाँ, भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है फुटबॉल से बात कहीं से होती है कि मतलब फुटबॉल से, है ना? फिर फुटबॉल छूट बिल्कुल, जाता है, फिर उसके छूट बाद जाता डांस करते रहते हैं, है ना? है। जी। और कत्थक के वहाँ पहुँचे। अच्छा अगर कत्थक के मतलब स्कूल ना आए होते, अगर आप भरतनाट्यम या मणिपुर के स्कूल में या लोग मिले होते, तो क्या आप वो शुरू करते या कत्थक ही करते? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ना, कि मतलब आपको हाँ, कत्थक मिलता ही है, कत्थक चूज़ कर लिया, है ना? हाँ, हाँ। अगर कोई मणिपुरी डांस मिलता या भरतनाट्यम मिलता तो आप वो चूज़ करते? क्या अगर करते? शायद कथक मैंने इसलिए चूज़ कर लिया कि मैंने बचपन से शायद भैया को देखा वही डांस फ़ॉर्म करते हुए, तो एक मतलब अनजाने में जो कहते हैं ना
अनकॉन्शियसली आपके माइंड में वो एक इमेज बनती चली जाती है। तो वही शायद मेरे साथ भी हुआ कि वो इमेज बन गई। अगर शायद मैं उन्हें कुछ और करते हुए, कोई और डांस फॉर्म करते हुए देखती क्लासिकल का, तो शायद मैं वही, शायद हो सकता है कि मैं उसके लिए प्रेरित हो जाती, खुद को प्रेरित कर लेती। और उसके बाद जब फिर यहाँ आई, दिल्ली आई, तो जब सबको देखा कि किस तरीके से नगमा, तबला और मतलब संगीत का जो मिश्रण है, वो किस तरीके से जो संगीत बनता है, वो जब देखा तो आगे बढ़ने लगी उस चीज़ के लिए। हाँ, तो अगर कुछ और फॉर्म होती तो शायद मैं बढ़ जाती, उसके लिए भी बढ़ती। नहीं तो बचपन का कोई ऐसी चीज आपको याद होगी जो मतलब आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मतलब कोई कवित या कोई बोल या कुछ जो आपके जहन में होगा, जिसने आपको बड़ा प्रभावित किया होगा, मतलब वो क्या आपको हाँ, याद है, मतलब तो वो याद भी हाँ, रह मुझे जाता है, बिल्कुल याद है। मतलब वो क्या था, मतलब अगर लोगों वो को कवि था, बताएं, शेयर करें। हाँ, वो एक कवित्त ही था। कवित ही था तो बिल्कुल कवित अगर आप सुनाना चाहें तो बिल्कुल सुनाए, तो शायद लोगों को अच्छा लगे कि, और बड़ा मजा भी आता है कि बचपन में ये चीज घर कर जाती है हमारे दिमाग में। जी, हाँ, जो हमें कहीं ना कहीं दिशा देती है ना। तो अगर बिल्कुल। आप वो बोलना बोल लें तो शायद लोगों को किस चीज कैसे बनाती है हमारे जहन में याद। जी, जी। बचपन में जो मैंने पहला कवित्त सीखा था भैया से, वो था हाथ से हथेली बाजे, पाँव से पदम छन, मुँह से मुचंग बाजे, घुंघरू ताठेया, प्रकटुन प्रकटुन प्रकट प्रकैया, सूरदास संगीत रचैया, जब बाजत मृदंग तब नाचत कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये लगभग जो भी शुरू करते हैं कथक, उनको ये चीजें जरूर याद कराई जाती है, क्योंकि मुझे भी याद है कि जब मैंने कथक शुरू किया था तो यही पहले सीखा था, और ये याद रह जाता है लंबे समय जी, तक। बिल्कुल अच्छा, याद रह जाता है। अच्छा, आप कौन से घराने से संबंध रखते हैं और उस घराने की क्या खासियत है ना, थोड़ा उसके बारे में बताएं। और कौन कौन से घराने जी। होते हैं, आप स्पेशली उस घराने से, जिस घराने से आप जुड़े, कैसे जुड़े। मैं जैसे भैया से जब सीखती थी, तब तो जब बचपन में तो इतना मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं था कि क्या घराना या क्या, मतलब सिर्फ कथक ही था मेरे लिए। लेकिन दिल्ली जाने समीरुल्लाह के भाई आपकी बाद तारीफ कर रहे हैं, आप समीरुल्लाह भाई आपकी कविता की तारीफ कर रहे हैं, कविता की। हाँ, थैंक यू आपका। अ, जब जब शुरुआत करी थी, तब तो मुझे घराने के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं थी कि क्या घराना, मतलब मेरे लिए कथक नृत्य था, डांस की ऐसा था कि कथक तो एक ही होता है। और अगर देखा जाए तो है तो वो एक ही। घराना तो स्पेशलिटी के तौर पे बना दिए जाते हैं अलग अलग। जब फिर दिल्ली में सीखने लगी गुरुजी के पास, तब ये था कि हाँ, मतलब नॉलेज थी कि जयपुर घराना सीखती हूँ मैं। भैया ने जैसे मुझे समझाया था बचपन में, लेकिन मेरे लिए उस समय सब एक समान था। कहते हैं ना कि वो कच्ची मिट्टी पर अगर आप कुछ बनाना शुरू करते हो तो, लेकिन कच्ची मिट्टी तो कच्ची मिट्टी ही है। तो वही वाली बात थी। तो मेरे लिए तो सारे उस समय घराने सेम थे। उसके बाद जब धीरे-धीरे सीखने लगी, थ्योरी-थ्योरी पढ़ा, कथक केंद्र में बड़ी अच्छी मतलब ट्रेनिंग मिली कि तबला, बाजा सब कुछ सिखाते थे, गाना, योगा क्लास, थ्योरी क्लास सब कुछ होती थी। तो तब थ्योरी में ये था कि मतलब हम तब धीरे-धीरे पता चला, जैसे-जैसे सीखते गई कि घराने अलग-अलग स्पेशलिटी के तौर पर बनाए गए हैं। और अलग-अलग जगहों से उपज हुई, तो वहाँ के लोगों के हिसाब से और वहाँ की क्या पसंद रही और क्या माहौल के हिसाब से जो घराने क्रिएट करे गए। तो जैसे मैं जयपुर घराने से मैंने सीखा है, मेरी जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है वो जयपुर घराने की तरफ से हो रहा है। लेकिन मैं जहाँ अभी रेपेट्री आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ, दृष्टिकोण डांस फाउंडेशन में, वहाँ लखनऊ घराना है, तो मेरी दोनों तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, एक तरह तो से थोड़ा देखा जाए लखनऊ तो। घराने घराने के बारे में बताएं ना, कि दोनों कैसे अलग हैं, कैसे घराने बनते हैं। जी। घराने की क्या होता है कि जैसे कि हर डांस जैसे कथक है तो वो एक ही, लेकिन किसी की कुछ सुंदरता, किसी की कुछ सुंदरता,
जैसे कि कुछ मूवमेंट्स का अलग तौर और बोल जो बोल होते हैं वोकैबुलरी बोलों की वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे कि जब मैं दोनों को अगर थोड़ा-थोड़ा समझ पा रही हूँ तो मेरे हिसाब से कि वोकैबुलरी अलग-अलग होती है बोलों की और काट-छाँट अलग तरीके से करी जाती है लय के साथ और और तरीका भी थोड़ा-सा अलग होता है। मूवमेंट हम सेम करते हैं, लेकिन उसको बरतने का तरीका अलग होता है। जैसे कि जैसे कि हम जयपुर में बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी चक्कर और काफ़ी स्पीड में करते हैं। अदिति दीदी के यहाँ भी हमारा यही होता है कि हम काफ़ी स्पीड में करते हैं। आपने तो देखा ही है। है? आप जानते ही नहीं, हैं। मैंने सुना है ऐसा कुछ जो आप बता रहे हो। आप सही कह रहे हो कि शायद जयपुर घराना में मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हाँ, शायद मूवमेंट लखनऊ में एक्सप्रेशन या भाव इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ऐसा है इम्पोर्टेंट क्या? होता है। हाँ, होता है ऐसा। एक जैसे कि एक जो उपज दौर रहा है ना, जैसे कि जयपुर घराने में हम बहुत कवित्त और भजन का बहुत चलन होता था पहले। लेकिन आज आज के ज़माने में और लखनऊ में बहुत ठुमरी पर हम बहुत भाव प्रस्तुत करते थे। पहले होता था, लेकिन आज जैसे मैं देख रही हूँ, मैं अपनी समझ से और जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आज सब समान होता जा रहा है, कि सभी लोग सभी कुछ चीज़ें करते हैं। और मेरे हिसाब से ये अच्छा भी है कि हमारी हर इंसान की ग्रोथ के लिए, हर आर्टिस्ट की ग्रोथ के लिए आपको सब चीज़ें करनी है और सब कुछ जो जहाँ से मिले उसको सीख लो, उसको मतलब अपने अंदर बसा लो। बस ये आपको देखना है कि आपको किस तरीके से और कैसे लेना है और कितना लेना है, तो उस चीज़ की समझ होनी चाहिए। तो अंतर तो थोड़ा बहुत जो स्पेशलिटी बन जाती है कि मैंने कुछ अच्छा किया और आपने कुछ अच्छा किया, तो आपने जो अच्छा किया वो आपकी स्पेशलिटी बन गई, जो मैंने अच्छा किया वो मेरी स्पेशलिटी बन गई। तो इसी हिसाब से घराने बांट दिए गए। लेकिन जैसे कि हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन अगर हम घराने के तौर पर ना देखते हुए अगर हम एक एज अ आर्टिस्ट देखें तो हर पर्सन अपने अपने अंदाज में डांस करता है या अपने अपने अंदाज में प्रस्तुतिकरण देता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। अगर चित्रकार है तो वो अपने हिसाब से देगा, उसकी जो इमेजिनेशन होगी और जो उसका तौर तरीका होगा वो उस हिसाब से प्रस्तुतिकरण देगा। तो वही है कि अगर हम ऐसे देखें तो हर इंसान के साथ एक घराना बन सकता है मेरे हिसाब से। तो हर इंसान के साथ एक घराना बन सकता है, लेकिन ये है कि हमारे बुजुर्गों ने इसको बनाया है तो हम इसको फॉलो भी करते हैं। तो कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं जो एकदम स्पेशलिटी दिख जाती है, जिससे कि हाँ ये इसमें ये अंतर है और उसमें ये अंतर है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जैसे बिरजू महाराज जी अपने आप में घराना है ना? जी ना बिल्कुल। वो इधर के है ना वो अपने आप में घराना है अपने ना? आप में तो एक ये घराना बिल्कुल घराना है। तो बिल्कुल मतलब राजेंद्र गंगानी जी अपने आप में घराना है। कब क्या होगा वो जानते हैं। तो ये वो बिल्कुल सही बात जानते है। हैं। जब आदमी वो जानते हैं वो उस मोमेंट में क्या होने वाला है उन्हें ही पता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मतलब हर आदमी अपने आप में घराना बन सकता है। वो उसकी मेहनत और लगन के ऊपर है। और वही मेहनत और लगन आप में है जो मतलब आपको इतने आगे ले जा रही है और ये होना भी वो चाहिए और अच्छी बात है। तो एक बात और आप जैसे आपने बताया कि आपके गुरुजी राजेंद्र गंगानी जी हैं, है ना? तो उनकी क्या विशेषताएँ हैं? क्या खूबियाँ हैं? जैसे होता है ना जो हमारे गुरु होते हैं हम चाहते हैं कि उनकी ये चीज़ें हम में भी आ जाएँ, वो चीज़ें हम में आ जाएँ। मतलब हमेशा चाह रहती है गुरु को देख के। जी। अ, मैं अपना व्यू बताती हूँ कि मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है कि मतलब आर्टिस्ट के तौर पर अगर आर्टिस्ट तो जब व्यक्तित्व अगर आपका अच्छा है, अगर आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो तो आर्टिस्ट जाहिर सी बात है कि अच्छा जो जो होता है वो स्टेज पर छुप नहीं सकता। इंसान का नेचर और जो उसका कैरेक्टर होता है वो छुपा नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से कि मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ और मुझे डांस के तौर पर मुझे तो हालाँकि मैं उनके बारे में क्या बोल सकती हूँ, लेकिन मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो अचानक से जो आता है ना, जो इधर आया और इधर निकल गया। आपने मतलब इधर सोचा, सोचने से पहले वो आपने रिएक्ट कर दिया, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है।
और उनकी मुझे पढ़न बहुत अच्छी लगती है। मुझे मुझे तो वो पूरे ही पसंद है, मेरे मतलब गुरु हैं। चलो चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपने पढ़न की बात की, तो मतलब कौन सी पढ़न, किस तरह से पढ़न, मतलब क्या अंदाज है गुरु जी का पढ़न का जो आपको बहुत प्रभावित करता है? जी जैसे कि बोलों पर ना वो अलग-अलग तरीके से मतलब जैसे कि हमें जैसे गुरुजी जब क्लास में सिखाते हैं तो अलग-अलग तरीके से डिफाइन कर देते हैं उन चीज़ों को, कि अगर कोई जैसे छूट की उठान सिखाई, तो वो उसका तरीका बताते हैं कि बंदूक की गोली निकलती है और सीधे जाकर जब अपने निशाने पर लगती है, तो वो उस तरीके से जब सिखाते हैं, तो वो एक तरीका बड़ा अच्छा लगता है। और उनके पढ़न करने का तरीका कि किस बोल पर वज़न देकर और कैसे पढ़ना है। मानिए कि गणेश वरण पढ़ते हैं, तो वो बताते हैं कि अगर आपको बिना आपके हाथ पीछे बाँध दिए जाएँ और आपको बोला जाए सिर्फ़ पढ़ंत कर पढ़ंत से ही आपको एक नाच दिखाना है, एक इमेजिनेशन दिखानी है, तो वो आप कैसे दिखाएँगे? तो मुझे वो बड़ा पसंद है, वो गणेश वरण जब पढ़ते हैं तो मुझे अगर हालाँकि सभी अगर वो आप बोल के बताएं तो शायद और अच्छा इंटरेस्टिंग बने। मतलब उस जैसा कॉपी तो कोई नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल, कोशिश करें। कोशिश कर सकती हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। अ, जैसे गणेशवरम गुरुजी की ब सिंपल गणेशवरम है जो हम रोज़ क्लास में करते हैं, गं गं गणपति। तो जब एक बार मैं क्लास में अपना एक्सपीरियंस भी बता देती हूँ इसके साथ ही, एक बार मैं क्लास में सीधे-सीधे इसको पढ़ रही थी कि गं गं गणपति, तो उन्होंने बोला कि इसमें शरीर दिखना चाहिए जो एक मानव कार्य है, उसके साथ एक जो आप पढ़ रहे हो उसमें दिखना, उसमें झलकना चाहिए उन बोलों में कि एक क्या आप पढ़ना चाह रहे हो। तो पढ़ती हूँ मैं। गं गं गणपति गजमुख मंगल हित गिन सुन सुन तर तर थे जय जगवंदन वक्र धानी दाता विघ्न हरण शुभ करन धागे न धागे धूम किच थड़ुंग थड़ुंग दधि गण थड़ुंग थड़ुंग दधि गण थड़ुंग थड़ुंग दागे गदा गदा धा। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो मतलब इसमें क्या खासियत है, थोड़ा वो बता दें कि मतलब जिनको नहीं पता है जी उनको थोड़ा पता चले कि क्या गुरु जी का क्या कहना है, आपने क्या समझा। जी गुरुजी का कहना होता है कि कोई भी बोल आप करते हो नृत्य या नृत्य में, तो नृत्य में जो आप करते हो तो आप भाव प्रस्तुत करते हो, लेकिन नृत्य जो टेक्निकल पोर्शन है तो उसमें आप कैसे इमेजिनेशन को अपना दिखाओगे। तो उनका बोलना यही होता है कि खुद से इमेजिन करो कि आप जो बोल बोल रहे हो उसमें आप क्या ढूंढ सकते हो, क्या आपकी सोच है उसके पीछे। मतलब वो अपनी सोच बताते हैं, उसके बाद हमें बोलते हैं कि आप अपनी सोच से, और उनका तरीका जो है ना वो बांध कर नहीं, मतलब स्पून फीडिंग नहीं कराते, वो छोड़ देते हैं खुला खुला छोड़ देते हैं कि आप खुद से बनाओ, खुद से क्रिएट करो, अदरवाइज सब एक जैसे लगने लगेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उनका खुलापन से सिखाने का तरीका है ना, कि अपनी अपनी इमेजिनेशन डालो, ताकि क्लास में अगर 10 बच्चे खड़े हैं तो वो 10 अपने अपने अपनी अपनी भी इमेजिनेशन होगी। गुरु का दिया तो होगा ही, बिल्कुल उनके दिए बिना तो हम चल ही नहीं सकते, लेकिन अपनी इमेजिनेशन के साथ उसको हम कैसे बरत सकते हैं। तो ये उनका तरीका होता है हमेशा सिखाने का। वो कभी भी ये नहीं करते कि नहीं इसको यही है, ये इसी तरीके से वो तरीका बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि इसको बरतो अपने खुद के तरीके से, उसको समझो, मुझे कॉपी मत करो। अगर कॉपी करना है तो अच्छी चीजें सीखो। बिल, बिल्कुल। कई लोगों में होता है कि गुरु के ने क्या कपड़े पहने हैं, उन्होंने क्या हेयर स्टाइल रखा है, तो उन सीखना है, या अगर आपको अपने अंदर ढालने हैं तो उनके व्यक्तित्व की अच्छी चीजें जो दूर से देखकर कोई बता दे कि हाँ ये उनके स्टूडेंट है या उनका शागिर्द है। बिल्कुल, इसी पे एक बात मुझे याद आई, जैसे मैं थिएटर जी करता हूँ, थिएटर में भी अभिनय होता है और डांस में भी अभिनय होता है। दोनों अभिनय क्या सेम है या अलग है, या क्या अंतर अब आ जाता है डांस में और थिएटर में? अभिनय तो मेरे हिसाब से सेम ही है, अभिनय तो अभिनय ही है। जो हम नॉर्मल लाइफ के साथ जो हम रिएक्शन जो होते हैं हमारे, जो नॉर्मल लाइफ में भी हम एक रिएक्शन देते हैं, जो हम तो एज अ, जैसे कि आप थिएटर करते हैं मैं डांस करती हूँ, तो हमने बाकायदा सीखा इसको
लेकिन जो जिन्होंने नहीं सीखा वो भी अभिनय रेगुलर लाइफ में चलता है अभी हमारा। जैसे कि अभी भी अगर मैं मुस्कुरा रही हूँ तो ये मेरा एक अभिनय है, या मैं बोल रही तो हूँ क्या तो ये डांस भी एक पात्र है। डांस में क्या ये कुछ बदलता है, कुछ चेंज होता है डांस के साथ? वो क्या डांस चेंज के है? साथ बिल्कुल चेंज होता है। डांस के साथ जैसे हम जैसे जो कि बात कर हम रहे हैं वो थिएटर अभिनय में बिल्कुल है, वो अभिनय बिल्कुल है, हम दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस करते हैं तो हम ऐसे बात नहीं करेंगे, वहां सारी नहीं चीजें करेंगे, चेंज हो। वो चेंज होंगे चेंज बिल्कुल। क्या है, वो चेंज कैसे और क्या होता है? वो चेंज ये है कि जैसे कि हम थिएटर में जैसे कि हम बोलकर करते हैं सारी चीजें, लेकिन हम डांस में हम हमारे साथ गाने पर जरूर चल रहा होगा, लेकिन हम खुद नहीं बोल रहे होते। एक मौन कभी कभी होता है कि जैसे हम गत भाव करते हैं तो सिर्फ नगमा चल रहा है, लेकिन हमें उस पर पूरी स्टोरी क्रिएट करनी है। मतलब सामने हमें ऑडियंस को इमेजिनेशन कराना पड़ता है कि अगर हम माखन चोरी का कुछ भेदभाव कर रहे हैं तो किस तरीके से वो मटकी उतारी और किस तरीके से फोड़ी। तो वहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं ना करते हुए भी हम अभिनय करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज अलग कर देती है थिएटर से। अलग मतलब जहां तक मैं सोच पाता हूँ अलग तो नहीं, जब हम सात्विक अभिनय की बात करते हैं तो जी डांस मेरे हिसाब से सात्विक प्रधान ज्यादा है, और जी जी। थिएटर में शायद हम संवाद का सहारा ज्यादा लेते हैं। ज्यादा लेते मतलब हैं। हर चीज में बिल्कुल संवाद का सहारा होता है, संवाद हमारे पास बहुत सारे बिंब के रूप में आता है, लेकिन डांस में इनर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है अभिनय के लिए, ज्यादा होता है। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ शब्द नहीं होते, आपको इनर ही ज्यादा निकाल के एक्सप्लेन करना पड़ता है। मतलब आपकी बातों से मुझे ये बात समझ में आती है कि कैसे जी चीजें जी। अलग हो हम पाती। हमें अपनी मुद्राओं के प्रयोग करके उस चीज को व्यक्त करना होता है। हाँ, मतलब जैसे अगर कुछ करना हो तो कैसे, मतलब कैसे डांस में कैसे होगा वो मुद्राओं के साथ, और वो जैसे कि मुझे कुछ बोलना है तो मैं बिना बोले भी आपको बोल सकती हूँ। हाँ ये तो है, हम हर चीज को बोलने में वो करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज और, क्या आपने अभी बताया कि जब हम डांस सीखते हैं तो हमें इंस्ट्रूमेंट भी सीखना पड़ता है, हमें वोकल भी सीखना पड़ता है, तो जी। इंस्ट्रूमेंट वोकल कैसे डांस के साथ ज्वाइंट होते हैं, कैसे उन चीजों का तारतम्यता बैठाते हैं, क्या करना पड़ता है उसके लिए? अ, एक तरीके से जो अगर जो लोग डांस जैसे हम लोग जो लोग जो लोग जो लोग सिर्फ डांस सीखना चाह रहे हैं, उनको ये भी पता हो कि डांस के साथ साथ अगर म्यूजिक भी आता है, इंस्ट्रूमेंट भी आता है, तो उस पे सोने पे सुहागे वाली बात होती है, आपको लर्निंग बिल्कुल करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो वो कैसे मतलब जुड़ता है, अ, कैसे चीजें होती है? मेरे हिसाब से जैसे कि अगर हम डांस करते हैं तो बिना नगमे, बिना गाना, बिना रिदम के हम नहीं कर सकते। सिर्फ डांस करके हम डांस नहीं कर सकते। हम मैं अकेले रियाज कर सकती हूँ, लेकिन बाकी मुझे अपने संगत करने के लिए मुझे वो चाहिए होंगे। मैं बिना रिदम पैटर्न के और बिना नगमे के नहीं कर पाऊंगी डांस। तो ये है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं अ, हमारे डांस में। तो मुझे लगता है कि हम एज अ डांसर सबको सीखना भी चाहिए, रिदम की नॉलेज होनी चाहिए, बोलों की वोकैबुलरी होनी चाहिए। जैसे कि केंद्र में मैंने मेरी जब ट्रेनिंग हुई तो मैंने तबला भी सीखा और वोकल भी सिखाया जाता था वहाँ पर। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, पखावज तो वो बोल काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं कि आप उनसे नोन हो जाते हो कि अगर कुछ बज रहा है तो आप सडनली उस बोल को अगर आपने सीखा है तो आपके दिमाग में फटाफट वो चीज़ आ जाती है। तो और फिर संगीत तो मिश्रण है। अकेला अगर कुछ चीज़ छोड़ दिया जाए तो वो कंप्लीट नहीं होगी। तो वो बहुत ज़रूरी होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे डांस के साथ। मतलब कि अगर आपको डांस करना है तो सिंगिंग का नॉलेज होना जरूरी है, इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना बिल्कुल। जरूरी है, अगर क्योंकि किसी कभी को सिखाते हैं, मानिए हमारे पास कोई मेरे पास कोई मतलब जैसे कि मैंने गुरुजी को देखा कि उनको कभी सेम तबले वाला या नहीं कोई भी मतलब किसी के भी साथ वो कर सकते होते हैं। और अगर गाने के लिए भी किसी और के साथ, तो मतलब नए नए म्यूजिशियंस जो हैं नए संगीतकार जो हैं या उनके साथ अगर बैठे हैं तो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती वहाँ, क्योंकि वो आराम से समझा पाते हैं कि आपको क्या बजाना है। अगर कोई नया
अगर कोई नया बजाने वाला भी बैठा होगा तो भी वो बोल के ज़रिए वो बता देंगे कि आपको ये बजाना है इस बोल के साथ। इस तबले पर ये बजाना है या पखावज पर ये बोल निकाल कर आप ये बजाओगे तो मैं डांस नहीं। तो या रागों की नॉलेज होनी चाहिए गाने के लिए। तो अगर हमें खुद को नॉलेज है तो हम अगले को बता सकते हैं। मानिए मेरे पास जो सेम जैसे कि हम जिनके साथ करते हैं वो लोग नहीं है अवेलेबल, तो मैं आगे और मुझे बताना है उनको, तो मैं कब तक मतलब डिपेंडेंसी वाली लाइफ जीऊँगी। तो मुझे लगता है कि वो हमें ज़रूर सीखने चाहिए। वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, बताने के लिए आगे और खुद की समझ के लिए और सिखाने के लिए। अगर हम टीचिंग कर रहे हैं और हमारे पास कोई बजाने के लिए या गाना गाने के लिए नहीं है, तो खुद बजाकर या गाकर कर सकते हैं। जैसे कि हमने गुरुजी को देखा है क्लास में कि वो तबला भी बजा बिल्कुल रहे हैं, सही बात। इधर हारमोनियम बजा रहे हैं और इधर पढ़ंत भी कर रहे हैं और क्लास करा रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीजें जब आप कोई पीस बनाते हैं तो ये सारी चीजें आनी चाहिए, तभी वो पीस पूरी तरह से बन पाता है। बन सही है। पाता है, बिल्कुल। क्रिएट करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए होती हैं। दीप्ति बोल रही है कि तबले के बोल की पढ़ंत के लिए प्लीज बोलिए दीक्षा से कि मतलब कोई पढ़ंत बोल के सुना दे तबले की, अ, क्योंकि वो तबला बजाती हैं बहुत अच्छा सा। नहीं, बहुत अच्छा। तो फिलहाल तो मैं रियाज़ नहीं करती अभी तबले का, ऑनेस्टी से बता रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ लेकिन हाँ, बिल्कुल। मैंने सीखा ज़रूर है। तो अ, तबले के बोल की मुझे एक उठान याद है। अ, उठान मैंने सीखी थी शायद फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। तो मैं एक वही उठान आपको बताना चाहती हूँ। हाँ, सारे लोग सुनेंगे जो हमें देख रहे हैं। जी, बिल्कुल। ये धीरे-धीरे के बोल की एक उठान सिखाई थी गुरुजी ने, तो ये मेरी पसंदीदा थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। धा धिटे बिल्कुल धिटे बिल्कुल। धा के ना धा धिटे धिटे धा धिटे धा के ना धिटे धिटे धा धिटे घे के धिटे घे के दिन 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 तेरे गिट धा धीरे धीरे गिट धा तेरे गिट तक धीरे धीरे गिट धा तेरे गिट तक धीरे धीरे गिट धा तेरे गिट तक धीरे धीरे गिट धा घे के दिन 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 तेरे गिट तक धा धीरे धीरे गिट धा तेरे गिट तक धीरे धीरे गिट धा तेरे गिट तक धीरे धीरे गिट धा तेरे गिट तक धीरे धीरे गिट धा घे के दिन 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 तेरे गिट तक धा धीरे धीरे गिट धा तेरे गिट तक धीरे धीरे गिट धा तेरे गिट तक धीरे धीरे गिट धा तेरे गिट तक धीरे धीरे गिट धा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब रियाज नहीं चला, रियाज चल रहा है, और ये रियाज का टाइम ही है, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि रियाज नहीं चल रहा है। अच्छा, एक बात, आप अदिति मंगलदास जी के ग्रुप में काम करती हैं, तो जी। आप किस उद्देश्य से वहां जुड़ी, मतलब आपके जुड़ने का मकसद क्या था, है ना, उसके बारे में अगर। जी। जैसे मेरे लिए तो एक इंस्पिरेशन हमेशा से भैया रहे हैं, एक आइडल रहे हैं मेरे। क्योंकि मैं उन्हें देखती थी कि तो जब मैं नई-नई आई थी और वो वहाँ वर्क ऑलरेडी वर्क करते थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि और अदिति जी का काम करने का तरीका, मैं उनसे मिली नहीं थी, मैं अदिति जी से मिली नहीं थी कभी इससे पहले। तो मैं भैया को ही देखती थी, तो वो एक ये था कि जैसे कि मुझे सामने से दिखाई दे रहा है कि वो वहाँ क्या करके आते हैं और वो किस तरीके से अपने ऊपर मेहनत करते थे घर पर आकर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और एक सपना था मेरा कि मतलब शायद कभी मैं भी यहाँ जॉइन कर पाऊँगी। तो मेरे लिए एक मतलब ड्रीम था कि बहुत बड़ी बात थी जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वो बहुत थोड़ी सहमी हुई भी थी। भैया यहाँ थे नहीं, साउथ कोरिया में थे, तो थोड़ी घबराहट भी थी कि कोई है नहीं। बट काफ़ी लोग थे मेरे वहाँ पर नोन, अंजना दीदी, मिनाज, तो काफ़ी लोग थे, मनोज भैया। तो थोड़ी हिम्मत थी कि हाँ, मैं इंटरव्यू तो दे सकती हूँ, मतलब कुछ भी हो जाए इंटरव्यू तो दूँगी। भले ही मेरा मुझे सिलेक्शन हो मेरा या ना हो, लेकिन मुझे इंटरव्यू तो देना है एक बार। मतलब मेरे लिए बहुत ड्रीम प्लेस था वो वहाँ काम करना, कि जैसे कि भैया नहीं, बोले कि लेकिन एक क्वेश्चन वहां रह जाता है, वो हाँ, ड्रीम प्लेस था, लेकिन उस ड्रीम में क्या था जो प्रभावित करता है, मतलब वो क्या वो है जो प्रभावित करता है, जो ड्रीम बनता है।
तो वो ड्रीम था दीदी के काम करने का तरीका। और वहाँ का जो मैंने वहाँ रहकर काफ़ी कुछ सीखा कि सिर्फ मैं वहाँ रही और मैंने वहाँ देखा कि दीदी क्या कंटेम्प्रेरी भी मैंने सीखा। इससे पहले मैंने कभी शायद कंटेम्प्रेरी का सी भी नहीं देखा होगा। तो मैं वहाँ रहकर सीखा और काफ़ी मतलब इंस्पिरेशन मिलती थी मुझे अलग-अलग तरीके से सोचने की, क्रिएटिविटी करने की। दीदी हमें पुश करती हैं कि नहीं आपको ये करना है, वो हमें प्रोजेक्ट दे देती कि आपको कैसे करना है या क्या करना है। तो वो काफ़ी मतलब ये मेरा यही ड्रीम था कि वो अलग-अलग तरीके से मैं अपने माइंड को कैसे खोल सकती हूँ। और हमेशा एक सेफ ज़ोन में रहकर मुझे काम शायद नहीं करना था। क्योंकि एक सेफ ज़ोन में मुझे एक कहते हैं ना कि आप पास आउट होने के बाद आपको खुले समुद्र में आपको तैरना सीखना पड़ता है। तो जब कथक केंद्र से पास आउट हुई थी तो वो एक काम और यहाँ का तरीका था जो दीदी का काम करने का मुझे बहुत पसंद था। तो मैं सीखना चाहती थी कि दीदी किस तरीके से करती हैं या कैसे वो अलग-अलग तरीके से सोचती हैं और अलग-अलग प्रोडक्शंस बनाती हैं, तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये अलग-अलग क्या मिला आपको? वहाँ आपने काफ़ी समय काम किया, वो अलग-अलग क्या है? वो अलग-अलग था कि मैंने अपने डांस में बहुत इम्प्रूवमेंट कर लिया। पहले भी था और एज के साथ जब मुझे समझ आता गया वो दीदी का डांस करने का तरीका और एक वॉल्यूमेट्रिक डांस मेरा काफ़ी अच्छा मतलब पहले शायद मैं पहले भी करती थी लेकिन एक उम्र के साथ भी समझ के साथ धीरे-धीरे बढ़ता है। तो दीदी बोलती हैं कि नहीं तुम करो, वो इंस्पायर करती हैं मुझे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है डांस के लिए कि तो उन्होंने मुझे कई बार बोला कि मतलब तुम कर सकते हो, तुम करो कि 5 लोग खड़े हैं, 5 में से तुम अकेले देखो, ये सोचकर डांस करो कि तुम 5 में से मैं अगर सामने बैठी हूँ, तुम 5 में से सिर्फ मैं तुम्हें देखूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो कि अगर आपको डांस करने के लिए जो आप अपना जैसे दिल-जान से करते हो, रूह से, तो वो अगर आप और इस बहाने और इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तो वो वही चीज़ थी कि जो वहाँ खींच ले गई मुझे। डांस एक वही ज़रिया था जहाँ जिससे मैं दिल्ली पहुँची, जिससे मैं आगे पहुँचती गई शायद और आगे बढ़ती चली जाऊँ इसी बहाने। ज़रूर, ज़रूर। ये रुचि शर्मा जी बोल रही हैं कि जी, प्राचीन अंग की आमद स्टूडेंट को सिखाई थी वर्कशॉप में। प्लीज़ एक बार जी। वो भी सुनाएँ। प्राचीन और अब ये क्या? प्राचीन हस्तक की आमद। हाँ, हाँ, परिवर्तन के बारे में बताएँ। जी। बिल्कुल मैंने वर्कशॉप में सिखाई थी रुचि दीदी नमस्ते। तो मैंने बिल्कुल सिखाई थी। अ, वो आमद थी मैं आमद के बारे में बता देती हूँ कि जो पुराने मतलब प्राचीन समय पर जो हस्तकों का प्रयोग किया जाता था वो खड़े हस्तक प्रयोग किए जाते थे। आज काफ़ी मतलब काफ़ी चेंज हो गया है कि हम कलाई का इस्तेमाल करते हैं। कलाई का इस्तेमाल भी किया जाता था बट जो एक सीधा-सीधा हस्तक किया जाता था वो हम आज भी करते हैं। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा करते थे कि ये ये अब हम थोड़ा इसको थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ भी करते हैं। तो ये काफ़ी अंतर तो आया है, खड़े होने के तरीके में काफ़ी अंतर आया है, चक्करों के तरीके में काफ़ी अंतर आया है। पहले जो सबसे पहले जो पुराना जैसे सुना है और देखा है, तो उस हिसाब से कि पंच पर चक्कर लिए जाते थे। अब आज हम एड़ी को बेस बनाकर हम चक्कर लेते हैं उस पर। तो मैं एक बार उस आमद के बोल बोल देती हूँ। अ, धा कर धिट धा, धा धी कर धिट धा, धिट 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 धा, धिट 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 धा, त्राम थे थे ता थे, त्राम थे ता थे, त्राम थे ता ता। क्या बात! बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और, आप बहुत समय अदिति जी के ग्रुप के साथ और ग्रुप के साथ भी विदेश गई हैं। तो विदेश भी और अपने भारत में भी। तो इतनी जगह घूमने के बाद आपने अपने डांस में क्या चेंजेस पाए? क्या प्रभाव पड़ता है जब अलग-अलग जगह जाके परफॉर्म करते हैं, अलग-अलग जगहों का एक्सपीरियंस होता है, तो वो क्या चेंजेस लाता है आप में, आपके डांस में? मैं सही बताऊँ तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया है, ग्रो किया उसको। अलग-अलग स्टेज पर मुझे दीदी के यहाँ परफ़ॉर्म करने को मिला। तो इस चीज़ ने कॉन्फिडेंस तो बढ़ाया और एक था कि इंडिया में और इंडिया से बाहर जाकर और अलग-अलग जगह जाकर अलग-अलग लोगों के हिसाब से एक परफ़ॉर्मेंस देना। तो
ये और उसके बाद फिर हमें होता है कि हाँ, हम सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इंडियन है, तो अगर हम अपना कल्चर प्रेजेंट करने जा रहे हैं किसी और कंट्री में, तो हमें पूरे जी जान से अपना 100% देकर करना है। मतलब अगर उस समय कुछ हो जाए ऑन स्टेज, तो वो भी नहीं सोचना। तो ये चीज मैंने काफी मतलब इसको फील किया, और आगे भी मतलब मैं चाहती हूँ कि ये चीज मेरे अंदर बनी रहे। तो उससे मेरा डांस काफी मतलब मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा ग्रो किया। मुझे नहीं, मैं नहीं जानती, ये तो देखने वाले बता सकते हैं, बट मुझे नहीं, एक आपने ऐसा इनर कहा कि भाषा भाषा या लैंग्वेज या वहाँ के रहन सहन का बड़ा प्रभाव पड़ता है डांस के ऊपर, ऐसा कुछ होता बिल्कुल। है? रहन सहन का प्रभाव डांस पर, तो हम तो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, तो मेरे हिसाब से तो रहन सहन। क्या वो जी, लोग तो उस डांस को उतने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते? वो क्या होता नहीं, है, क्या मुझे दिक्कतें होती हैं? लगता है कि बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। इसीलिए शायद बाहर से जो फॉरेनर हैं, वो लोग सीखने भी आते हैं इंडिया में। उनको उनका इंडिया का कल्चर बहुत पसंद है, हमारे भारत का, और पहनावा बहुत पसंद है। तो ये है कि जब हम अपना किसी और कंट्री में जाते हैं, तो एक जो फॉर्मल पार्टी होती है, तो उसमें हम अपना इंडियन, पूरा इंडियन गेटअप में जाते हैं, तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है और शायद उन लोगों को अच्छी भी लगती है। तो एक एक होता है ना कि रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती है अगले आपको, दूसरे पर्सन के लिए, तो वो शायद बनता है, और शायद इसीलिए वो परफॉर्मेंस को देखने का नजरिया भी उन लोगों का बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे कॉस्ट्यूम की बात की तो मुझे कॉस्ट्यूम से याद आया, जी। कथक में भी कॉस्ट्यूम होती है। वो डांस में कितनी सहायक होती है, उसका कितना योगदान होता है डांस करते समय? कॉस्ट्यूम क्योंकि का जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोले बोले नहीं, बोले बोले बोले। आप बताइए, पूरी बात बोलिए। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि एक बार जब मैं मालविका जी के साथ काम कर रहा था, तो मालविका जी का कहना था, वो भरतनाट्यम करती है मालविका जी, तो उनका जी, कहना था कि कॉस्ट्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है उनके डांस में, कि जी, मतलब एक एक फोल्ड और उसका कलर, उसका टेक्सचर्स, वो किल नहीं होना चाहिए, वो वैसा दिखना चाहिए कि वो उसका जी, विशेष पर्पस है। तो जी, डांस कथक में कॉस्ट्यूम कितनी भूमिका अदा करता है, उसका क्या स्वरूप होता है? जी। कॉस्ट्यूम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिल्कुल सही कहा था उन्होंने कि एक आर्टिस्ट के लिए कॉस्ट्यूम उसका, कहते हैं ना कि आपका आहार है अभिनय। तो आपको एक अपना अपने ऊपर एक अगर आप जो भी थीम, अगर आपने कोई थीम बनाई है या आप खुला भी नाच रहे हो, अगर एक थीम बनाई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कलर चूज करते हैं, और चूज करते हैं कि लहंगा पहनना है या अनारकली या कुछ क्या पहनना है, हमें पेशवा पहनना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम चूज करते हैं। और पूरा गेटअप कैसा रखना है, चोटी बनानी है, जूड़ा बनाना है लड़कियों के लिए स्पेशली, और लड़कों के लिए कि कुर्ता पहनना है या धोती बंडी पहननी है। तो अलग अलग तरह कॉस्ट्यूम महत्व तो रखती है, बहुत ज्यादा महत्व रखती है, चार चांद जो लगा देती है चीज में। तो कॉस्ट्यूम वही है। और जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे कि अगर मुझे कोई शिव का करेक्टर दिखाना है, तो मैं जरूरी नहीं है कि मैं सारी चीजें वही पहनकर दिखाऊं, उसको मैं अपने डांस के भाव के तौर पर दिखा सकती हूँ, भाव से प्रस्तुत कर सकती हूँ। तो कॉस्ट्यूम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं मीरा कर रही हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं थर्ड ईयर की परफॉर्मेंस में मैंने मीरा किया था, अपनी कथक केंद्र की थर्ड ईयर की परफॉर्मेंस में। तो मीरा मेरा शायद बाद में चूज हुआ था कि मुझे मीरा के तौर पर प्रस्तुत करना है कुछ, लेकिन मैंने रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहना था, तो मुझे काफी लोगों ने बोला भी था इसके लिए कि आपने मतलब भाव किया मीरा, लेकिन कॉस्ट्यूम था नहीं रेड। तो मेरी एक सोच थी उसके पीछे कि अगर मैंने रेड पहना, तो मीरा पहले जिस अपनी लाइफस्टाइल में थी, वो बाद में उस लाइफस्टाइल में आई जो हम इमेजिन करते हैं हमेशा से, लेकिन उसकी पहले की लाइफस्टाइल अलग थी। वो मैरिड थी, और वो भी पहनती थी सारे रंग। तो हमेशा जो हम चूज कर लेते हैं कि मतलब हमें एक ऑरेंज या कलर या क्या वही लेना है, तो इसीलिए मतलब ये सोच पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो और क्या थीम ली है, या क्या एक कलर कलर कॉम्बिनेशन अच्छा और सुंदर होना चाहिए, कि ये भी नहीं कि आपने बहुत डार्क कलर ले लिए जो उनका कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, तो वो आंखों में चुभ रहे हैं सामने से स्टेज पे देखने में। तो कॉस्ट्यूम बहुत मैटर करती है इस चीज के लिए।
मतलब करेक्टर को और जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसको और मुहूर्त रूप प्रदान कर देती है कॉस्ट्यूम। जी, कॉस्ट्यूम जरूरी पार्ट है डांस के लिए। ज़रूरी पार्ट है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब कॉमर्शियल रूप में आने वाले समय में कथक को आप किस तरह से देखते हो कि कॉमर्शियल एस्पेक्ट कैसे कथक का बनेगा या कैसा होना चाहिए, किस तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है? कभी सोचा इस पे? क्योंकि अब आने वाला समय आपका होगा, तो आपको आने वाले समय के हिसाब से सोचना भी पड़ेगा कि कैसे हाँ, कॉमर्शियल होगा और कैसे लोग इससे जीविका करें कि लोग लंबे लंबे समय तक से जुड़े रहें। बिल्कुल मुझे लगता है कि सिचुएशन ठीक होने के बाद भी सब कुछ अच्छा ही रहेगा। आई होप कि सब कुछ अच्छा ही रहे। कमर्शियल तौर पर जैसे हम काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि वैसे मैं इस बात पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती। नहीं नहीं, सोच लेकिन तो फिर सकते हैं ना, कमेंट नहीं करना है, लेकिन एक सोच तो होती है कि हम सोचते हैं कि कॉमर्शियली कैसे होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है ना, जो भी आर्ट है, जब तक वो आर्ट से आदमी जीविका अर्जित नहीं करता, वो आर्ट पे कैसे सरवाइव करेगा। तो हम सबको बिल्कुल, सोचना पड़ेगा ना कि आर्ट से हम अपनी जीविका कैसे चलाएंगे और वो जी, कैसे बिल्कुल, जीने का साधन बनेगा। अगर जीने का साधन जब कोई आर्ट बन जाता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, तो आर्ट बिल्कुल, को करने में और मजा आता है। तो वो बिल्कुल। सोचने का विषय तो हम सबके लिए तो है। तो वो क्या है, कभी ऐसे सोचा है आपने? अ, अभी फ़िलहाल ज़्यादा तो नहीं सोचा इस बारे में। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि सोचना पड़ेगा इस बारे में ज़्यादा, थोड़ा आगे जाकर। हाँ, तो बिल्कुल, सोचना तो पड़ेगा हम सबको इस बारे में। अच्छा, बिल्कुल। कथक को लेके आपका सपना क्या है? मतलब सपना होता है ना कि इस ऊंचाई तक ऐसे करना है, मुझे इसको यहाँ पहुंचाना है, इसको ऐसे बनाना है। तो आपके जहन में क्या सपना है इस डांस को लेके? अ, मेरा मेरा सपना है कि मतलब मेरा वाक़ई में एक सपना है कि मैं अ, अपने कथक को इतना बेहतरीन बनाऊँ कि लोगों के लिए इंस्पायरिंग रहे। मतलब मैं लोगों के लिए इंस्पायरिंग बनना चाहती हूँ, उनके लिए एक आइडल बनना चाहती हूँ। जैसे कि सभी लोग सभी लोगों का कोई ना कोई आइडल होता है। तो मैं गुरुजी को देखती हूँ कि वो उस मुकाम पर है कि मतलब गुरुजी क्यों और भी हैं सारे जितने हमारे मैं महाराज जी को देखती हूँ या कितने सारे हमारे आर्टिस्ट हैं जो एक मुकाम पर है जिन्होंने जो साधना करी है ना जो साधना जो साधा है हर दिन के साथ हर मिनट के साथ जब वो खाली भी बैठे होते हैं तो उनकी जो उंगलियों में जो चलता रहता है कि कुछ गिन रहे होते हैं और कुछ बन रहा होता है वो आपसे बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ चल रहा है कुछ यहाँ बन रहा है तो जैसी तो शायद पता नहीं बन भी पाऊंगी या नहीं लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी कि अ, इतनी मेहनत करूँ खुद से कि अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने में सक्सेसफुल रहूँ। और मेरा एक सपना है कि मैं एनजीओ के तौर पर बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, बच्चों को या जो भी कोई सीखना चाहता है। शायद मैं इस बहाने उनकी मदद कर पाऊँ। मुझे इसमें क्रेडिट्स नहीं चाहिए इसके साथ, क्रेडिट्स नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनको सिखाना चाहती हूँ कि मैं ताकि मैं अपनी आर्ट फॉर्म को बढ़ा पाऊँ और सबसे अच्छी बात कि मैं उनको सिखाऊँगी तो मैं खुद सीख जाऊँगी शायद। बिल्कुल, बिल्कुल, सिखाना तो सबसे अच्छा गुण है कि जब आप सिखाने जाते हैं तो आप सीख ही रहे होते हैं और हर दिन जी, सीखते हैं जब सिखाते हैं, वो तो है। तो सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं? नहीं बड़ों के लिए भी, सभी के लिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब आर्ट तो सभी के लिए होनी चाहिए और सभी को उससे सीखने को मिलना चाहिए। अच्छा, जी। आप नॉर्थ साइड से हैं, तो जब आपने कथक शुरू किया एज़ अ लड़की, आपको दिक्कत तो नहीं हुई कि मतलब नॉर्थ साइड में क्या इतना ईज़ी है डांस को लेके सीखना, या इतनी परमिशन मिल जाती है कि इसमें आप करियर बना सकते हो, अपने आप को आगे ले जा सकते हो? तो घर में कोई ऐसा प्रेशर या कोई ऐसी बात कि नहीं-नहीं ये मत करो, तुम पढ़ाई करो, इसमें करियर नहीं बन पाएगा, या एक वो बात, और या फ़िल्मों की तरफ कभी रुझान नहीं हुआ कि चलो कोरियोग्राफी करने के लिए फ़िल्मों की तरफ चले जाते हैं? क्या वो थॉट कभी नहीं आता? अ, पहला फ़िल्मों की क्वेश्चन कि तरफ घर को लेके। हाँ, कोई भी। बिल्कुल। फ़िल्मों की तरफ जाने का रुझान तो मेरा कभी नहीं हुआ। अच्छा लगता है टीवी पर देखना,
लेकिन उस तरफ जाने का रुझान नहीं हुआ कभी। मुझे लगता है कि शायद मैं और अच्छा मतलब और अच्छा अगर मेरा मन ही नहीं होता शायद जाने का वहाँ। मुझे लगता है मतलब कि मैं यहाँ कभी यहाँ आपको अच्छा सीख कोरियोग्राफी करने का मौका मिला किसी सॉन्ग में तो आप कहते हो कि नहीं करना है। नहीं, कोरियोग्राफी करना एक अलग बात हो गई। कोरियोग्राफी करना एक अलग बात हो गई कि वहाँ मुझे सिखाना होगा। जी तो जी जी वो एक बिल्कुल, अलग मतलब बात है। ये डांस को लेके वही मतलब था कि मतलब डांस में जब आप उधर जाओगे तो नेचुरल बात है जी, कोरियोग्राफी करोगे, हाँ, डांस को बिल्कुल। लेके काम करोगे। जी, जी। तो वो कभी सोचा अ, आपने? अब अ, वैसे मेरा रुझान तो नहीं है उस तरफ बिल्कुल भी। अ, बट ये तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि वहाँ नहीं जाना चाहिए या जो भी है। लेकिन हाँ, अगर आप जाते भी हैं तो आप अपनी जो जड़ है, जैसे आपने सीखा है वो नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब अपनी प्योरिटी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे कथक सीखा है तो आप कथक छोड़कर और कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक प्योरिटी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे आजकल जो बहुत हो गया है कि कथक बॉलीवुड, कथक के साथ हर डांस फॉर्म का नाम जोड़ दिया जाता है। मैंने बाकी के डांस फॉर्म्स के साथ नहीं जोड़ते हुए सुना। तो कथक में एक खुलापन है, तो शायद उस चीज़ को लोग इस तरीके से भी ले लेते हैं। तो मुझे लगता है ये शायद नहीं नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को। और घर में आपको कभी दिक्कत हुई या लोगों ने कहा कि इस तरह का घर में डांस नहीं किया? शुरुआत में थोड़ी-सी दिक्कत हुई थी। सबको ये लगता था कि मतलब कैसे क्या करियर बनाओगी अपना या कैसे करोगी, और मेहनत का काम है बहुत ज़्यादा। लेकिन पेरेंट्स को भी ऐसा लगता था। लेकिन जब फिर मैं मेरी जो ज़िद थी, एक्चुअली क्या होता है कि पेरेंट्स मान जाते हैं, फिर उनसे कोई और आकर बोलता है कि बेटी क्या करती है या बेटी क्या कर रही है, तो उनको बोलते हैं कि हाँ, वो डांस सीख रही है। अच्छा, और क्या कर रही है डांस के साथ? डांस सीख रही है, लेकिन उसके साथ जो और वाला वर्ड होता है वो मैंने भी काफ़ी टाइम तक सुना है। अभी भी अब इतना सुनने को नहीं मिलता, बट जैसे कि कोई फ्रेंड सर्कल में है जिसको जो नोन ही नहीं है इस चीज़ से बिल्कुल, जब तो वो भी पूछ लेते हैं, अच्छा और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है? लेकिन स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत हुई थी इस चीज़ से कि और क्या करती है? तो मुझे थोड़ी-सी इरिटेशन होती थी वो चीज़ सुन के कि मतलब मैं एक इतनी अच्छी चीज़ सीख रही हूँ, फिर उसके साथ ये और वर्ड क्यों आ जाता है? मैं इसमें नॉलेज भी गेन कर रही हूँ, पढ़ती भी हूँ, प्रॉपर पढ़ाई करती हूँ इस चीज़ की, और इतनी सारी केवल कथक के अलावा भी मैं और चीज़ें सीख रही हूँ। रिदम पैटर्न, तबला सीखा मैंने, योगा सीखा और वोकल सीखा। तो ये चीज़ें तो इतनी मतलब मैंने सिर्फ़ एक चीज़ तो नहीं सीखी ना, अगर मैं सिर्फ़ पढ़ाई करती तो मुझे डॉक्टर इंजीनियर कभी नहीं बनना था। नहीं नहीं, जरूरी है ये ये जरूरी नहीं कि हर आदमी डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। अपने हाँ, दिल की भी बात सुननी चाहिए, दिल बहुत सच बोलता है और जो दिल की सुनता है वो आगे जाता है। बिल्कुल। तो उस टाइम पर थोड़ा-सा वो टाइम थोड़ा-सा मुश्किल था, थोड़ा समझा पाना। फिर ज़िद थी, 2 दिन तक खाना नहीं खाया था घर पर। तो इस बात से मैंने मना लिया था उनको, अपने पेरेंट्स को तो मना लिया था। तो उसके बाद उन्हें ये था कि मतलब जैसे कि भैया को देखते थे तो उन्हें पता था कि हाँ, कैसे होता है, क्या होता है, और उन्होंने ही मुझे सँभाला है। लेकिन ये था कि एज़ अ गर्ल कैसे कर पाएगी, इतनी मेहनत कैसे कर पाएगी? उन्होंने कभी शायद इमेजिन नहीं किया होगा कि मुझे लेकर कि ये कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। ऐसा ना हो कि आगे जाकर फिर लगे कि मुझे नहीं करना। तो बहुत सी चीज़ें फेस करी, मैंने भी करी। लेकिन उसके बाद जब वो मुझे धीरे-धीरे करते देखने लगे, परफ़ॉर्मेंस देखने आए जब मेरी, तो सैटिस्फाइड हो गए थे शायद थोड़ा-सा कि ठीक है, अब इसको यही करना बहुत बढ़िया। मतलब आपने घर में लोगों को मना लिया, मतलब दिक्कतें होती हैं लेकिन जब चाह होती है तो राह मिल ही जाती है है। ना? हाँ, मिल ही जाती है। इस तरह सबको राह मिलती रहे। तो चलते चलते सबकी गुजारिश है कि आप एक कविता जरूर सुना दें, है ना? जी, आपने बहुत सारी बहुत अच्छी बातें हम सबको बताई और मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत फायदा होगा, एक लड़ने की ताकत मिलेगी कि आर्ट भी लोगों को जिंदगी देता है, आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो ये बिल्कुल। सारी बातें हैं और बहुत कुछ सीखा आज मैंने भी और बहुत लोगों ने भी। तो आर्ट गुड नाइट वाक़ई कहने में के एक लिए चीज़ है कि आपको एक ज़िंदगी जीने का तरीका मिल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल शायद सही मैं बात किसी कही। और फ़ॉर्म में होती तो शायद मैं इतना मतलब ये एक्सपीरियंस मेरे साथ शायद नहीं रहा होता। मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं ले पाती जितना मैंने इस कला के साथ लिया।
और अभी आगे चल रहा है मेरा एक्सपीरियंस का दौर। एक बात और याद है, कला कला जब हम किसी कला में जाते हैं तो लोग कहते हैं पढ़ाई लिखाई छूट जाती है, तो क्या आपको लगता है कि आप डांस करते हुए आपकी पढ़ाई कहीं छूटी, या पढ़ाई का स्तर बढ़ गया या कम हुआ? नहीं, आपको बड़ा क्या ही लगता है, कम तो होने का सवाल ही नहीं आता यहाँ पर, कम तो हो ही नहीं सकता। है? डांस करते हैं तो नाटक करते हैं, पढ़ते नहीं है ना? मुझे हमेशा पढ़ते लगता है कि, लेकिन मुझे लगता है जब कोई आप डांस सीखते हैं या किसी भी आर्ट फॉर्म में होते हैं तो आपको पढ़ना ज्यादा पड़ जाता है उसको समझने के बिल्कुल, लिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत हमें उसके बिल्कुल डीप डीप में जाकर नॉलेज गेन करनी पड़ती है, उस चीज़ को समझने के लिए और बरतने के लिए। देखना भी पड़ता है, सीखना भी पड़ता है, बरतना भी पड़ता है उस चीज़ को और रियाज़ के तौर पर मतलब कहते हैं ना माँजना पड़ता है उस चीज़ को, कोयले को हीरा बनाना पड़ता है। हाँ, सही बात है कि मतलब जो चीजें हम कभी नहीं पढ़ते, कभी-कभी भी उस मोड़ पे खड़े होते हैं कि हमें वो भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि भी हमें पढ़ना ऐसे-ऐसे टॉपिक मिलते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम जब आर्ट फॉर्म में होते हैं तो हमें पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है, हर चीज़ ज़्यादा के कर लिए। सच में। कि अब शायद हम साइंस पढ़ रहे होते तो योग से हमारा कोई नाता नहीं होता। हम योग क्यों सीखने जाते हैं? अब योग भी पढ़ना पड़ता है, योग के बारे में जानना है, तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ और कैसे काम करती हैं उसके बारे में भी जानना है, कि हमने गलत तरह से तो यूज़ नहीं कर लिया। नहीं तो कभी ये सोचते ही नहीं शायद। तो बिल्कुल, आर्ट में खासियत है कि मतलब कहते हैं ना कि वो नाट्यशास्त्र का पहला श्लोक भी है, ना तत् शिल्पम ना तत् ज्ञानम ना सा विद्या ना सा कला ना सा योगे ना तत्कर्म नाट्यस्मिन् नियंत्रित। तो कोई ऐसा ज्ञान ऐसी विद्या नहीं है जो किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में विद्यमान ना हो। अब सारी चीजों को मानना एकत्रित करते हो। आर्ट एक होती है बिल्कुल, लेकिन जोड़ती बहुत सारी चीजों से। तो बिल्कुल। जाते जाते प्लीज आप एक कविता सुना दें, लोग कह रहे हैं कोई अच्छी सी जी, कविता बिल्कुल। आपको बहुत पसंद है। मुझे एक कविता याद आया कि जो मैंने अभी 3 से 4 साल पहले ही गुरुजी से सीखा था। गुरुजी ने हमने वृंदावन में एक परफॉर्मेंस करी थी, तो गुरुजी ने रास रास था उसका नाम, तो उसमें सिखाया था गुरुजी ने। धिंधिन्ना मुरली पकड़ अधर धरत कृष्ण चंद्र नाचत गावत सब गोपियन सम गुणावत नुपुर वाजत दंत वीणा तदाता तदाता झांझ डमरू बाजत डग 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 डिग 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 और, अ, एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ, जरूर 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 जरूर। ऐसा अ, मुरली पकड़ अधर धरत कृष्ण चंद्र नाचत गावत सब गोपियन वीणा तदाता तदाता छान डमरू वाजत डग 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 डिग डिग डग 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 नंद बाबा माँ यशोदा मगन भय रसराज निज ध्यावत है आनंद मंगल गावत है सागित सागित गम 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 टिका तग बलि हारी सागित सागित गम 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 टिका तग बलि हारी सागित सागित गम गम टिका तग बलि हारी। क्या बात, ये बहुत बढ़िया। ने खुद लिखा हुआ है, उनके द्वारा स्वयं के द्वारा रचित है। उसमें उनका उपनाम जो वो रसराज नाम से लिखते हैं, तो वही है कि रसराज निस्दिन ध्यावत है आनंद मंगल गावत है। क्या बात, बहुत बढ़िया। थैंक यू, आप आई हमारे साथ, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी हम मिलते हैं, फिर बातें करते हैं और बातें। ठीक है, जी जी, धन्यवाद, थैंक आपका यू, भी बहुत 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 थैंक धन्यवाद मेरा एक्सपीरियंस थैंक यू सुनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। God.